नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी टाइम। यह है पर्सनल फाइनेंस का पहला बुलेटिन, जहां हम आपको केवल खबर सुना नहीं देते, उसके असर को भी समझाते हैं। पहली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी और इसका असर आप पर पड़ता है, ये आपको परेशान कर सकती है। अर्थव्यवस्था भले ही सुधरती हुई नजर आ रही हो, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने में सबसे ज्यादा हो गई। CMIE के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी दर जहां 7% थी, वो दिसंबर में बढ़कर 7.9% हो गई। अगस्त 2021 के बाद से ये दर सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी दर बढ़ने से आगे मांग और खपत पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर भी अर्थव्यवस्था की नब्ज कुछ ठीक नहीं बता रही है। दिसंबर महीने में देश का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी आप जिसे PMI के नाम से जानते हैं, वो घटा है। दिसंबर में ये 55.5 रहा और इसके पहले नवंबर 2021 में ये 10 महीने के उच्च स्तर 57.6 पर था। इस आंकड़े का 50 से ऊपर होना पॉजिटिव ही माना जाता है। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त तो हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीरे है। अब जो खबर है ये आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय तक परिचालन बंद रखने वाले रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जमकर अतिरिक्त कमाई की है। रेलवे ने तत्काल टिकट शुल्क से 403 करोड़ रुपए, प्रीमियम तत्काल टिकटों से 119 करोड़ रुपए और डायनेमिक किराए से 511 करोड़ रुपए कमाए हैं। डायनेमिक किराया प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें किराया मांग के मुताबिक तय होता है। और साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने सभी को खुश कर दिया, मोटी कमाई करवाई। शेयर बाजार के निवेशकों ने 2022 के पहले कारोबारी दिन 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। 30 शेयरों वाले BSE सेंसेक्स कारोबार के दौरान बढ़त के साथ 59,266 अंक तक गया। अंत में ये 929 पॉइंट की बढ़त के साथ 59,183 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 271 अंक की बढ़त के साथ 17,625 पर बंद हुआ है। बाजार की अच्छी शुरुआत से निवेशकों को और हिम्मत मिलेगी। अब खबर स्पाइस जेट को लेकर। स्पाइस जेट का लेखा जोखा देख रहे ऑडिटर्स ने समूह की क्षमता पर संदेह जताया है और स्टेक होल्डर्स को चेताया है। स्पाइस जेट की नेटवर्थ कम हो गई है। स्पाइस जेट ने वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स, GST भुगतान और कर्मचारियों की PF देय राशि पर कुल 90 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। इससे एयरलाइंस की सेहत के बारे में खराब संकेत ही अभी तो नजर आ रहे हैं। कंपनियों के बॉन्ड की बिक्री घट गई है। इधर साल 2021 के दौरान कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए सिर्फ 5.65 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। ये 2020 के मुकाबले लगभग 28% कम है। ये पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को टाला है। अगली खबर चीन से आ रही है। चीन ने संकटग्रस्त रियल एस्टेट ग्रुप एवरग्रांड के शेयरों का कारोबार सोमवार से रोक दिया है। कंपनी ने खुद ही इसके कारोबार पर रोक लगाई है। करीब 300 अरब डॉलर के कर्ज बोझ से लदी एवरग्रांड दुनिया की सबसे ज्यादा कर्जदार रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी कर्ज वापसी में लगातार डिफॉल्ट करती जा रही है और पिछले साल इसके खस्ताहाल होने से चीन सहित पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर असर पड़ा था। अब खबर फ्यूचर रिटेल को लेकर के। बिग बाजार चलाने वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल के दिन अच्छे नहीं चल रहे। केयर रेटिंग ने फ्यूचर रिटेल के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCD और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक सुविधाओं की रेटिंग घटा दी है। इन्हें डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे कंपनी को भारी झटका लगेगा। खबर डिजिटल लेन देन से जुड़ी हुई। डिजिटल लेन देन अब लोगों की आदत में शुमार हो गया है। दिसंबर महीने में लोगों ने UPI से, पता है आपको, रोज 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर 2021 में कुल 456 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 8.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। एक साल पहले की तुलना में ये वृद्धि जो है वो दुगनी है, यानी UPI लोगों को भा रहा है। और इस खबर की सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए मनी 9 के साथ। हमारे ट्विटर हैंडल और इंस्टा पर आपको नजर आएगी पूरी खबर, और साथ ही में सब्सक्राइब करें मनी 9 के YouTube चैनल को भी। अब खबर बैड बैंक को लेकर के। नए साल के पहले हफ्ते में बैड बैंक की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन RBI के ऐतराज के बाद इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। बैड बैंक बनने से बैंकों के डूबे हुए कर्ज उसके पास चले जाते और बैंकों के बही खाते साफ सुथरे हो जाते। इससे बैंकों की वित्तीय सेहत सुधर जाती। फिर बैंक जमकर नए कर्ज बांटते और उन्हें अपने पुराने डूबे कर्ज वसूलने की कोई फिक्र भी नहीं होती। लेकिन अभी यहाँ पर अड़चन है।
और मनी टाइम की अगली खबर पेटीएम के इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी हुई। चीनी निवेश पेटीएम के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। पेटीएम इंश्योरेंस बाजार में प्रवेश करने के लिए रहेजा क्यूब का अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने इस सौदे को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि पेटीएम में चीनी कंपनियां एंट ग्रुप, एलिपे और K2VC का पैसा लगा है। भारत सरकार बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चीन को किसी भी रूप में प्रवेश नहीं देना चाहती है और अभी लग रहा है पेटीएम के लिए मुश्किलें जो है वो बरकरार रहेंगी। और अब खबर कार खरीदारों के लिए। किया मोटर्स की नई कार किया कारेंस की बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी। सेल्टोस, सोनेट और कार्निवाल के बाद ये भारतीय बाजार में कंपनी की चौथी कार है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इस कार से एक नई हलचल पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। अब आपको दिसंबर में कार की बिक्री का स्टेटस बताते हैं। दिसंबर महीने में देश में सबसे ज्यादा कारें मारुति ने बेची है। कंपनी ने 1,53,149 कारों को बेचा। दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स रही, जिसने 35,299 गाड़ी बेची है। तीसरे नंबर पर है हुंडई, इसने 32,312 यूनिट बेची है और होंडा ने 7,973 कारों की बिक्री की है। आखिरी खबर चीनी से जुड़ी हुई। इस साल चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। चीनी उद्योग के संगठन इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने बताया कि शुगर ईयर 2021-22 के पहले 3 महीने में 115.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। पिछले चीनी वर्ष में 110.74 लाख चीनी का उत्पादन हुआ था और इस साल महाराष्ट्र में उत्पादन पिछले साल से आगे चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ है। देश में इस साल 305 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। और अब आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप की दुनिया की हलचल। होनासा बनी इस साल की पहली यूनिकॉर्न। होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड साल 2022 की पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है। सिक्योर ग्लोबल के नेतृत्व में कई निवेशकों ने हाल में कंपनी में करीब $5.2 करोड़ का निवेश किया है। दिल्ली मुख्यालय वाली होनासा की स्थापना 2016 में की गई थी। और चलते चलते आईपीओ अपडेट। करीब 2 दर्जन कंपनियां जनवरी-मार्च तिमाही में आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। इन कंपनियों की कुल मिलाकर करीब 44,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और इनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि होटल एग्रीगेटर ओयो का आईपीओ आ सकता है, जो कि 8,430 करोड़ रुपए का इसका साइज हो सकता है। सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी जो है वो भी प्लान कर रही है 7,460 करोड़ रुपए के आईपीओ को लाने की। इसके अलावा अदानी विल्मर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, वेदांत फैशन, पारादीप फॉस्फेट, मेदांता और एक्सिगो का आईपीओ भी जनवरी-मार्च 2022 के बीच आ सकता है। तो 2022 की शुरुआत भी जब हो रही है तो बहुत सारे आईपीओ की खबरें हमें मिल रही हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की काम की खबरें आपसे मिस ना हो। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसी खबरें जिसके असर को भी हम आपको समझाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।